हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य हाट पे। आप सभी के लिए आज मैं एक छोटा सा चैप्टर लेके आई हूँ, समाज, जो कि 10th और 12th दोनों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम आप सभी को बहुत अच्छे तरह से समाज को समझाएंगे। इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को अच्छे से समाज के जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं हम लोग समाज के बारे में। देखिए, समाज आखिर पहले हमको समझना होगा ना कि समाज आखिर कहते किसको है, समाज कहाँ से आया, कैसे समाज क्यों है, क्यों हम लोग समाज पढ़ते हैं। तो ये सब जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समाज जानेंगे। समाज आखिर होता क्या है। तो समाज क्या होता है, समाज जो होता है सो दो या दो से अधिक पद, यानी इसमें पद आते हैं, एक पद होता है। इसका समाज जो होता है सो मेनली इसको माना जाए तो इसमें दो पद आते हैं या तीन पद आते हैं, दो से अधिक ही आते हैं। तो समाज का अगर हम मेनली डिफिनीशन का बात करते हैं तो इसका डिफिनीशन हो जाता है जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़कर या मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, तो उसे समाज कहते हैं। यानी समाज क्या होता है, समाज जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर, शब्द या पद, शब्द को आप पद भी बोल सकते हैं लेकिन ज्यादा बेटर पद होगा। यानी जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़कर एक नए पद का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र आ गया, राजा का पुत्र, ये कैसे समास हुआ। देखिए, राजा का पुत्र, एक ये शब्द में जानते हैं हम लोग पद किसको बोलते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम लोग पद बोलते हैं। यानी पद क्या हो गया, राजा एक पद हो गया, का एक पद हो गया, पुत्र एक पद हो गया, तीनों क्या है, एक पद है। यानी दो या दो से अधिक, यहाँ देखिए कितना है, दो से ज्यादा है, यानी यहाँ कितना पद है, तीन पद है। यानी हम समझेंगे जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़कर एक नया पद बनाता है, एक नया शब्द बनाता है, एक नया पद बनाता है। यानी राजा का पुत्र हम किस क्या बोलते हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसका मतलब राजपुत्र। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, ये इसका आंसर क्यों हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन समाज का आखिर अर्थ क्या होता है, समाज के अब हम अर्थ पे चलते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि समाज कितने शब्दों से मिलकर बना है। समाज का अर्थ देखते हैं, समाज का अर्थ क्या होता है। समाज का जो अर्थ होता है, समाज का अर्थ संक्षेप करना होता है। समाज का जो अर्थ होता है सो संक्षेप करना होता है। देखिए कैसे, राजा का पुत्र एक बड़ा सा था, बड़ा था राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बोलेंगे और उसी को क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट राजपुत्र। यानी बड़ा सा को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, यानी बड़ा को छोटा में बदल दिया। राजा का पुत्र बड़ा था, अभी क्या बन गया, छोटा राजपुत्र बन गया। समाज का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना होता है। और देख सकते हैं, राजा का कुमार राजकुमार हो जाता है, राजा की कुमारी राजकुमारी हो जाएगी, राजा की पुत्री राजपुत्री हो जाएगी, रसोई के लिए घर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। और देख सकते हैं समाज का अर्थ क्या होता है, समाज का अर्थ होता है संक्षेप करना। उसके बाद समाज का अर्थ संक्षेप करना होता है। उसके बाद समास जो होता है सो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास जो होता है सो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ आस, सम और जोड़ में आस। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सम का आखिर अर्थ क्या होता है। सम जोड़ आस से तो मिलकर बन गया, यानी सम और जोड़ आस, इसमें का जो अ है दोनों को मिलाएंगे, यानी यहाँ म हलंत है जोड़ आ है,
ये दोनों को मिलाएंगे, यानी दोनों को मिला दिए, क्या बन जाएगा? मा बन जाएगा, यानी समास। समास हो गया। देखिए सम का अर्थ क्या होता है? पास। आस का जो अर्थ होता है सो होता है रखना। यानी हम जान गए समास का अर्थ क्या होता है। संक्षेप करना, अगर उसका विग्रह करके देखते हैं, यानी समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम जोड़ आस। यानी सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना। यानी समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ये आपसे एग्जाम में बार बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है, तो उसका ऑप्शन रहेगा संक्षेप, तो संक्षेप आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग परिभाषा पढ़ लिए, इसमें दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़कर एक नए पद का निर्माण करते हैं। अब हम चलते हैं समास के भेद पर। बता दें समास का भेद कितना होता है? समास का 6 भेद होता है। देखते हैं, चलिए समास के भेद कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। यानी समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। इसको अगर याद करने के लिए माना जाए तो 6 भेद अगर जो नए नए पढ़ रहे उसको तो याद होने से रहा, इसलिए क्या करते हैं, एक ट्रिक होता है द्वंद्वी अब तक। समास का भेद याद करने का एक ट्रिक होता है द्वंद्वी अब तक। यानी यहाँ क्या लिख लेते हैं? द्वंद्वी अब तक। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है द्वंद्वी अब तक। अब चलते देखिए द्वंद्व। द्वंद्व से क्या हो जाता है? पहला मेरा हो जाता है द्वंद्व समास। अगर हम बात करते हैं दी से, तो दी से मेरा हो जाता है द्विगु समास। दी से हो जाता है द्विगु समास। उसके बाद अ आ जाता है, अ से हो जाता है मेरा अव्ययभाव समास। अ से हो जाता है क्या? अव्यय भाव समास। उसके बाद अब अ के बाद क्या आ रहा है? ब आ रहा है। देखिए अ से तो मेरा यहाँ निकल गया, अ से मेरा आ गया। अब ब से देखिए, ब से क्या आता है? ब से हो जाता है बहुव्रीहि समास। उसके बाद 5th नंबर पे देखते हैं तो आ गया मेरा यहाँ तो है। तो से क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। और क से आ जाता है कर्मधारय समास। क से क्या आ जाता है? कर्मधारय समास आ जाता है। अब हमको पता चलिए समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद इसका याद करने का ट्रिक है द्वंद्वी अब तक। द्व से क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। दी से क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अ से अव्ययभाव समास। ब से बहुव्रीहि समास। त से तत्पुरुष समास। और क से कर्मधारय समास। हम समास को देख लिए, यानी इसके समास पहले हम पढ़े समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास का एग्जाम्पल भी हम आपको बताया। उसके बाद देखिए समास का भेद क्या हो गया? कितना भेद है? 6 भेद है। याद करने का ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अब तक। द्व से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। अब हम बारी बारी से अब हम द्वंद्व समास इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर द्वंद्व समास हम किसको बोलते हैं। द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व समास पहला समास का भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का अगर हम परिभाषा बोले या फिर आपसे पूछा जाए कि जिस समास का अगर दोनों पद प्रधान होता है, यानी द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसका दोनों पद, यानी पहला पद हो गया, दूसरा पद, यानी उत्तल पद और पूर्व पद। पहला पद को उत्तल पद बोलते हैं, जो अंतिम वाला पद होता है उसको अंतिम पद बोलते हैं। देखिए क्या होता है, द्वंद्व समास का होता है दोनों पद प्रधान होता है, यानी द्वंद्व समास जिस समास का
दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास का देख लीजिए क्या है, इसका भी एक ट्रिक होता है, पहचानने का ट्रिक होता है। इसके बीच में आ जाता है पहले संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह जो होता है सो कुछ इस प्रकार का होता है। संयोजक जो चिन्ह होता है सो इस प्रकार का होता है। इसी को हम इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। क्या होता है, जैसे भी द्वंद्व समास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है माता पिता। माता पिता हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई बहन। इसमें बीच में हाइफन आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या हो जाता है। ये सब तो हम हाइफन से पहचान लेंगे। भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, दाल रोटी हो गया। इन सभी के बीच में हमको हाइफन दिए हुआ रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें हमको हाइफन नहीं है। जब हाइफन नहीं है तो हम कैसे जान पाएंगे कि हाँ ये द्वंद्व समास है? जैसे एक है जलवायु। जलवायु इसमें कैसे हम पहचानेंगे ये द्वंद्व समास है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए जल और वायु, क्या लग रहा है ना कि इसमें जल अलग है, वायु अलग है। यानी इसमें दोनों पर आपको कहीं नहीं लग रहा है कि प्रधान है। यानी ये हम परिभाषा से पकड़ेंगे कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो। संयोजक चिन्ह से भी तो पकड़ा जा सकता है कि हाँ माता पिता, अगर संयोजक चिन्ह माता पिता के बीच में संयोजक चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। लेकिन इसको भी समझा जा सकता है जल वायु, यानी जल से कम वायु नहीं है, वायु से कम जल नहीं है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बता सकते हैं कि हाँ जल और वायु, इसके बीच में हाइफन नहीं है। इसके बीच में हाइफन नहीं है, तब भी हम बता सकते हैं कि जलवायु कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जलवायु मेरा किस समास में आ जाता है? द्वंद्व समास। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जलवायु कौन सा समास है? तो जलवायु मेरा कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। उसके बाद द्वंद्व समास मेरा खत्म हुआ। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तो उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास पहचानने का तरीका है, ट्रिक मान लीजिए कि बीच में संयोजक यानी हाइफन आएगा ही। अगर नहीं आता है हाइफन तो उसको हम पढ़ के देखेंगे कि हाँ क्या माना क्या दे रहा है, इसका मीनिंग क्या बता रहा है। यानी जलवायु में क्या होता है? जल और वायु। जल से कम वायु नहीं है, वायु से कम जल नहीं है। यानी में हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो ई भी पद है, ई भी एक पद है, ये दोनों पद क्या है? दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों प्रधान है। इसका मतलब क्या हो गया कि जलवायु मेरा कौन सा समास हो जाएगा? मेरा द्वंद्व समास हो जाएगा। जलवायु मेरा द्वंद्व समास हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हम आपको बाद में डिस्कशन करवाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास मेरा क्लियर हो गया। अब द्वंद्व समास के बाद मेरा आ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास किसको बोलते हैं? जिस समास का द्विगु समास द्वंद्व जान गए कि जिसका दोनों पद प्रधान हो। अब मेरा आ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास किसको बोलते हैं? हमको एकदम डायरेक्टली याद रखना है। द्विगु समास कहीं आया यानी उसका प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। यानी जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी देख लीजिए द्विगु समास में क्या होता है? इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हो जाता है त्रिभुज, पसेरी, सप्तऋषि। उसके बाद हो जाता है अष्टाध्यायी। ये सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं द्विगु समास के। देखिए त्रि आया, इसका मतलब त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह।
यानी 3 आ गया, त्रिभुज यानी 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया मेरा, ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। यानी अगर इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक में क्या आ जाएगा, ट्रिक हो जाएगा प्रथम पद संख्या, ट्रिक प्रथम पद संख्या। यानी देखिए त्रिभुज आ गया, त्रिभुज में प्रथम क्या है, 3 है, इसका मतलब त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह, यानी 3 मेरा क्या बता रहा है, 3 मेरा बता रहा है कि हाँ 3 क्या है, 3 भुजा है, यानी 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विगु समास। पसेरी, यानी पसेरी मतलब हम जानते हैं, हम लोग जब अनाज लेने जाते हैं या फिर सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ एक पसेरी दे दीजिए। एक पसेरी का मतलब क्या होता है, 5 किलोग्राम होता है, एक पसेरी का मतलब 5 किलोग्राम होता है, इसका मतलब क्या हुआ, पसेरी मेरा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सप्तऋषि, सप्त का मतलब 7 होता है, सप्तऋषि मतलब 7 होता है, सप्त का मतलब हो जाता है 7, डायरेक्टली हमको याद रखना है सप्तऋषि यानी सप्त मतलब 7 हो गया, इसका मतलब मेरा ये भी क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्याय मतलब 8 अध्याय होता है, अष्टा मतलब 8, अध्याय मतलब मेरा चैप्टर हो जाता है, वही अध्याय अष्टाध्यायी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा द्विगु समास हो जाएगा। यानी अभी तक हम 2 समास पढ़ चुके हैं, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। द्वंद्व समास की बात करते हैं तो वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो और उसके बीच में संयोजक चिन्ह हो, तो हम द्वंद्व समास को आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं द्विगु समास देखते हैं, तो द्विगु समास जो होता है सो मेरा क्या होता है, उसका प्रथम पद जो होता है सो संख्यावाचक होता है, जैसे में त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो जाएगा, पसेरी हो जाएगा, सप्तऋषि हो जाएगा, अष्टाध्यायी हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो किसके हो, द्विगु समास के हो। द्विगु समास का मतलब समझिएगा डायरेक्ट कि हाँ उसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक। पहला याद रखना है द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, उसके बाद द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। अब मेरा 2 समास क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हम तीसरे समास की ओर आते हैं। तीसरा मेरा देखिए क्या हो जाएगा, मेरा तीसरा आ जाता है अव्यय भाव समास। अब हम चलते हैं अव्ययभाव समास की ओर। अब तो 2 तो हम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा की ओर एंट्री किए हैं, अव्ययभाव समास। यानी अव्ययभाव समास में देखिए क्या आ जाएगा, अव्ययभाव समास बोलता है, ये बोलता है अव्ययभाव समास कि हाँ ये एक ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद प्रधान होना चाहिए, प्रथम पद प्रधान होगा या फिर प्रथम पद उपसर्ग होगा। उपसर्ग से हम ज्यादातर पहचान पाते हैं कि हाँ ये अव्ययभाव समास है। उपसर्ग हमको मेन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, तो उपसर्ग इससे पहले आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग हम उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है यानी उपसर्ग, जिसको प्रीफिक्स भी बोलते हैं। चलिए देखिए अव्ययभाव समास किसको बोलते हैं, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो या उपसर्ग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययभाव समास बोलेंगे। ट्रिक यही है, ट्रिक की अगर हम बात करें तो है प्रथम पद उपसर्ग, प्रथम पद उपसर्ग। यानी देखिए प्रथम पद क्या होना चाहिए, मेरा उपसर्ग होना चाहिए। यानी अव्ययभाव समास एक ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। क्या करते हैं देखिए, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो जाता है अत्यधिक, यथाशक्ति, अपमान, अत्यधिक, प्रत्येक। यहाँ से आपको 2 चीज क्लियर हो जाएगा। पहला उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का एक चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा अव्ययभाव समास क्लियर हो जाएगा। यानी देखिए प्रथम पद इसमें उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग देखिए इसमें से निकलेगा अत्यधिक है, अत्यधिक, यानी इसमें से अत्यधिक में से इसमें से उपसर्ग क्या निकलेगा, अति, यानी इसमें से उपसर्ग क्या निकल रहा है, अति उपसर्ग निकल रहा है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में उपसर्ग क्या हो जाता है, यथा,
यथाशक्ति पूछ ले आपसे, यथासंभव पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, यथा आ जाएगा, यथा आ रहा है इसका मतलब क्या है, यथाशक्ति आ रहा है, यथासंभव आ रहा है इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। उसके बाद अपमान, अपमान में क्या उपसर्ग निकल जाएगा, अप उपसर्ग निकल जाएगा। प्रत्येक में क्या उपसर्ग निकल जाएगा, प्रति उपसर्ग निकल जाएगा। इसमें देखिए सब में हमको उपसर्ग निकल गया, यानी हम जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम सारा एक एक जैसे जैसे हम पढ़े हैं समास का भेद पढ़े, वैसे वैसे सबका रूल्स अप्लाई करते हैं उस पर, जैसे अप्लाई करते जिस पर सेट कर गया वो समास हो गया। इसका मतलब देखिए अत्यधिक में अति उपसर्ग हमको निकल गया, जब जैसे हमको उपसर्ग निकल आया इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। देखिए यथाशक्ति में यथा उपसर्ग निकल गया, अपमान में अप उपसर्ग निकल गया, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग निकल गया। इसका मतलब सब में देखिए उपसर्ग निकल रहा है, इसलिए अव्ययभाव समास का मतलब होता है जिसका प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। जिसका प्रथम पद उपसर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समास बोलते हैं। उसके बाद अव्ययभाव समास मेरा क्लियर हो गया, इसका याद रखना है जिसका प्रथम पद उपसर्ग। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मेरा आ जाता है अव्ययभाव समास के बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, और हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास इसके बाद आता है। तत्पुरुष समास अभी नहीं आता, बहुव्रीहि आता है। बताए थे आप लोग को द्वंद्वी अब तक में पहले बहुव्रीहि आता है, इसलिए पहले हम बहुव्रीहि को पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम जो जो पढ़ रहे थे सब में कोई ना कोई प्रधान आ रहा था, किसी में संख्या आया, जैसे किसी में दोनों पद प्रधान आया, लेकिन अब ये जो आ गया ना बहुव्रीहि समास, ये एक ऐसा समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। यानी उन सबको पता चल रहा था द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान है, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं अव्ययभाव समास का, तो उस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ना कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी ये विशेष अर्थ बताता है। अगर इसके डिफिनीशन की बात करते हैं तो इसका डिफिनीशन हो जाता है जिस समास का कोई पद प्रधान न हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो।